हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू क्रेटा के बारे में। ड्राइव रिव्यू तो आपने मेजर वाला देख लिया होगा, लेकिन ड्राइव रिव्यू में ना छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस रह जाती है क्योंकि टाइम कम मिलता है। लेकिन अब हमने इसे 700-800 किलोमीटर चलाया और समझा इस गाड़ी को इन डिटेल। दिन में चलाया, रात में चलाया, शहर में चलाया और हाईवे पे भी चलाया, तब जाके समझ आए इसकी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स जो बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल क्रेटा के बारे में बताएंगे, कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहने वाला है, कैसे सेल्टोस से बेटर है या सेल्टोस बेटर है या नहीं, सब कुछ बताएंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे पता है क्या चीज़ लगी कि सपोज आप ट्रैफिक में हो, गाने सुन रहे हो, तो उस टाइम पे कोई व्हीकल ज़्यादा ही आपके पास आया, चाहे फ्रंट से, साइड से, चाहे बैक से, तो इसके क्योंकि सेंसर्स हर जगह लगे हैं, कैमरा हर जगह लगे, तो वो डिटेक्ट कर लेता है और उस टाइम पे क्या करता है, फटाफट अपना 360 डिग्री कैमरा ही ऑन कर लेता है। थोड़े से सेंसर की आवाज़ आती है और अगर आप गाने सुन रहे हो तो उसका म्यूज़िक काफ़ी कम कर देता है, ताकि आपका ध्यान प्रॉपर गाड़ी चलाने में हो सके और आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लगने से बच जाए। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि गाड़ी आपको हेल्प करती है। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये रही। दूसरी ऑब्जर्वेशन में सारी ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं तो वो आपको बता रहा हूँ। इवन जब सपोज़ मैं गाने सुन रहा हूँ, ठीक है, मेरा फ़ोन कनेक्टेड है और फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आती है, तो जो स्क्रीन पे जब शो होती है, सपोज़ मैप चल रहे हैं उस टाइम पे और साथ में नोटिफिकेशन आई है तो वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, तो उसी टाइम पर गाने चल रहे हैं ना, तो ये वाले स्पीकर और ये वाले स्पीकर की वॉल्यूम कम नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड वाले स्पीकर की वॉल्यूम कम होगी। और वो नोटिफिकेशन सिर्फ फ़ोन की नहीं, इवन कोई स्क्रीन की नोटिफिकेशन, जैसे कि कोई टर्न आता है, कोई स्पीड का आता है, तो किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन आती है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का म्यूज़िक कम होता है, ताकि बाकियों का म्यूज़िक एक्सपीरियंस हैम्पर बिल्कुल भी ना हो और सिर्फ ड्राइवर को पता लगे कि हाँ कुछ देखने वाला है जिसको आपको पता होना चाहिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ मिल जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने वरना में भी देखी थी इनकी और क्रेटा में भी देख रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना डेली लाइफ आपकी काफ़ी आसान बनाते हैं ड्राइव करते समय। अब ब्रांड की ये नई सीट्स देखो, दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, कलर कॉम्बिनेशन, पाइपिंग वगैरह सब बढ़िया है। अब ये देखो, आपको लगता है कि हाँ ये प्रीमियम वेंटिलेटेड सीट्स, परफोरेटेड लेदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसका ना एक नुकसान है। देखो, गाड़ियाँ होती है अलग अलग तरह की। एक सोचो गाड़ी जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, फैब्रिक सीट्स है, तो उसमें आपको बैक पे गर्मी नहीं लगती, पसीना नहीं आता, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन होती है कि लेदर सीट्स हैं, लेकिन लेदर मटेरियल ऐसा है कि आपको गर्मी ज़्यादा ना लगे, ठीक ठाक सी लगे। फिर आती है ऑप्शन वेंटिलेटेड सीट्स की, कि लेदर भी है और वेंटिलेटेड भी है, जिससे आपकी बैक को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, एटलीस्ट फ्रंट पैसेंजर्स को। रियर में भी सेम ही मटेरियल यूज़ किया गया, बट अगेन वहाँ पर वेंटिलेटेड नहीं है तो गर्मी लगती है। प्रॉब्लम यार क्रेटा में कि जब आप इन सीट्स पे बैठते हो, वेंटिलेशन आपने ऑन नहीं की, तो ये सीट्स थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो देखो कंफर्टेबल हैं, बट जो ये लेदर है ना, जो ये मटेरियल यूज़ किया गया है, इसमें गर्मी लग रही है जब वेंटिलेटेड सीट आप नहीं यूज़ करते। इट मीन्स जब आप रियर में बैठ रहे हो तब भी आपको गर्मी लगेगी। तो ये जो मटेरियल है ये मुझे उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगा। अब हमने इस गाड़ी को चलाया था जनवरी में, हालांकि तब गर्मी होनी शुरू हो गई थी क्योंकि हमने बहुत गर्मी वाले टाइम पे शूट किया था, बट अगेन अब यानी कि मई में जब हम इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं तो रियलाइज़ हो रहा है कि इन सीट्स में कंपैरेटिवली जो हम वैसे गाड़ियाँ देखते हैं जहाँ पर लेदर सीट्स होती है, उसके कंपैरेटिवली 19-20 के फ़र्क से इसमें ज़्यादा गर्मी लग रही है अनफॉर्चुनेटली। अब क्योंकि हमने इसको रात में भी चलाया तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी तो बतानी है। 360 डिग्री कैमरा दिन में तो बहुत अच्छे से काम करता है, बट रात में काफ़ी ज़्यादा ग्रेनी हो जाता है। काम आ जाता है ऑब्वियसली, ना होने से तो बेटर है, बट काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स है, तो यहाँ पर उसकी क्लिप लगाता हूँ। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा तो मिलते हैं, वेलकम फंक्शन और पडल फंक्शन भी दोनों मिल जाते हैं। वो भी हमने रात को ऑब्जर्व किया था और रात में हमने और भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया था इस गाड़ी के बारे में, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लें, यानी कि नाइट ड्राइव रिव्यू ऑफ द क्रेटा ऑल्सो आपको देख लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा क्रेटा के बाकी वेरियंट्स के साथ भी, और ऑफकोर्स उसका जो जनवरी वाला ड्राइव रिव्यू था उसके बारे में भी, जहाँ पर हमने IVT भी चलाया, पेट्रोल ऑटोमेटिक चलाया, तो उन इंजन को ज़्यादा एक्सप्लेन किया उन ड्राइव रिव्यूज़ में, तो उन वीडियोज़ को चेकआउट ज़रूर कर लें। अगली ऑब्जर्वेशन, हाँ, अब जब ट्रैफिक होता है
ठीक है, इसने अपना कैमरा ऑन किया, मैंने बताया था कैमरा ऑन कर लेता है, तो उस सिचुएशंस में ना जो वो कैमरा है वो काफ़ी देर तक रहता है। आपको एक बार रियलाइज़ होने लग जाता है यार, क्योंकि मेरा म्यूज़िक भी स्लो हो गया है, मेरे को उस टाइम पे नेविगेशन भी नहीं दिख रही, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि यार बंद हो जाना, तो आपको होम बटन दबाना पड़ता है, फिर होम दबाते हो, फिर दोबारा मैप्स ओपन करने पड़ते हैं, तब वो कैमरा बंद होता है। तो वो जो है 360 वाला है, सेटिंग्स होगी ज़रूर उसको ऑफ करने की, बट ऑफ करना नहीं है ना, वो ज़रूरी भी है, बस वो ज़्यादा देर तक रहता है। जितनी देर ज़रूरत है उतनी देर रहे तो बढ़िया है, थोड़ा जल्दी चला जाए बस। दोबारा गाड़ी चलने लग जाती है वो फिर भी 360 डिग्री कैमरा दिखाता है। और प्रॉब्लम ये है कि 360 में ना वो ये वाला व्यू दिखाता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे बल्कि आपको कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ऐसे लगता है गाड़ी टेढ़ी चल रही है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए बात करते हैं गाड़ी के ड्राइविंग पॉइंट से। अब यहाँ पर देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है कि आपको कंफर्ट और पावर दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बैलेंस्ड मिल जाता है। सबसे पहले बात कर रहे थे पावर की, तो पावर पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्की नेचर तो आपको पूरा मिलेगा, 215 न्यूटन मीटर टॉर्क बहुत होते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने इसको और ज़्यादा पावरफुल तरीके से चलाना है तो आप टर्बो चार्जर ज़रूर एक बार टेस्ट ड्राइव करो। और अगर आपने पावर एंथुजियास्ट हो और टर्बो चार्ज पेट्रोल ट्राई कर लिया, फिर आपको डीजल टर्बो उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वैसे डीजल बहुत सही है, ठीक है कि नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या आ जाता है, हम तो चला रहे हैं डीजल ऑटोमेटिक, इसकी सबसे चीज़ ये है कि माइलेज आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। सिटीज़ में आपको 16 से लेके 17 तक आराम से मिल जाएगी। बहुत ट्रैफिक में हो, बैंगलोर का बम्पर टू बम्पर चल रहा है, तब आपको 14-15 मिलती है। बट मोस्ट केस सिनेरियोज में आपको 16 से 17 किलोमीटर्स की सिटी में और हाईवे पे 20 से लेकर 24 किलोमीटर पर लीटर भी मिल जाती है, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग कैसी है, लोग कितने हैं, और अगेन क्लाइमेट वगैरह कैसे, एसी कितना यूज़ हो रहा है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे। बट 20-24 आराम से मिल जाएगी। हमने तो 23-24 भी निकाली हुई है इस गाड़ी के साथ, और इस इंजन के साथ, नॉट एग्जैक्टली इस गाड़ी के साथ। इसके साथ तो मैं 20 तक ही लेके गया, अभी मौका मिला नहीं इसको प्रॉपर इंटेंसिव माइलेज टेस्ट करने का। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। बट अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि आपको एक अच्छी ड्राइविंग मिल जाती है, ये बात तो पक्की है, अच्छी माइलेज आपको मिल जाती है। अब तीनों इंजन्स का थोड़ा थोड़ा डिटेल बताता हूँ। पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड, ग्रेट पावर, देखो बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, बिकॉज इसने टर्बो चार्ज पेट्रोल चला लिया, उसको तो कम ही पावर लगेगी। बट ओवरऑल डेली लाइफ में जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड उससे काफ़ी ज़्यादा सही आपको पावर भी दे देता है, कंफर्ट भी दे देता है, और उसके साथ साथ आपको एक ड्राइविंग एबिलिटी भी देता है और माइलेज भी देता है, और टेंशन नहीं रहती उसकी मेंटेनेंस की। सबसे इंटरेस्टिंग यही है। रही बात इसके टर्बो पेट्रोल की, अब उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन अभी नहीं आती, बट आई थिंक कंपनी उसको जल्दी लॉन्च कर देगी। लेकिन उसको चला के मज़ा बहुत आता है, बहुत ही पावरफुल इंजन है। और उसको अगर मैनुअल ट्रांसमिशन में चलाने का मौका मिल जाए, यानी कि सेल्टोस में IMT के साथ, तो उसका मज़ा और भी ज़्यादा हो जाता है। उसका ड्राइव रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, सेल्टोस IMT ऑलरेडी अपलोडेड है। रही बात इसकी बात अगर हम करें क्रेटा की, तो डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, बोथ आर ग्रेट। ऑटोमेटिक उनके लिए जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, पैर में प्रॉब्लम रहती है, पैडल शिफ्टर्स और ड्राइव मोड्स का मज़ा चाहिए तो ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा रहती है बट आपको फन टू ड्राइव एलिमेंट पसंद भी है, गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, तो आपको मैनुअल ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये बात भी है। तो मैं कहूँगा कि डीजल मैनुअल मेरी प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है, जिनकी रनिंग ज़्यादा है, नहीं तो ऑफकोर्स। अब देखो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कम खर्चे में आपको ज़्यादा फीचर्स भी चाहिए तो पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड, माइलेज चाहिए तो डीजल, पावर ही पावर चाहिए तो पेट्रोल टर्बो ले लो। लेकिन पेट्रोल टर्बो में माइलेज मत मांगना, ठीक है कि नहीं, एटलीस्ट सिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं। हाईवेज़ पे अच्छे से चलाओगे तो फिर मिल जाएगी, क्योंकि टर्बो का करेक्टर वैसा होता है। बट अच्छी चीज़ पता क्या है क्रेटा की, मैनुअल ट्रांसमिशंस में भी आपको ADAS फीचर्स मिलते हैं ना, दैट इज़ जस्ट ग्रेट, दैट इज़ अमेजिंग। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्रेटा के बारे में, जो कि सेल्टोस में मिसिंग है। सेफ्टी, ADAS फीचर्स और साथ में 360 डिग्री कैमरा दिन में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, विजिबिलिटी पूरी रहती है, और जब चाहिए तब एक्टिवेट भी हो जाते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा देर ही एक्टिवेट रहते हैं, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। बट टॉकिंग अबाउट द ADAS फीचर्स, सेंसर बेस्ड होने की वजह से चाहे दिन हो रात हो, चाहे आपके फॉग हो या बारिश हो, प्रॉपरली काम करते हैं। और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये मेरे फेवरेट फीचर्स हैं, क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी आसान बना देते हैं। और अगेन सबसे चीज़ मुझे ये लगती है कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, मतलब ऑलमोस्ट सारे ADAS के फीचर्स मैनुअल ट्रांसमिशन में भी काम करते हैं, सिर्फ एक छोड़ के, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को छोड़ के। उसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फीचर्स काम करते हैं, तो मैनुअल ट्रांसमिशन लेने वालों के लिए भी सेफ्टी पूरी रहेगी, 100 on 100। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, ADAS में सारे जो फीचर्स हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट आपके लिए लगा देता हूँ, एक बहुत अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा कि कौन से फीचर्स आते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, और अगर ऑटोमेटिक ले रहे हो गाड़ी तब आपको जो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उससे आपकी माइलेज भी बढ़ जाती है, उससे आपकी ओवरऑल ड्राइविंग भी आसान हो जाती है। क्रूज कंट्रोल से माइलेज कैसे बढ़ती है वो भी बताया था, शायद आपको पता नहीं है, कि जब इंजन के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, मतलब एक ही रहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता,
तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड पे जब एक्सप्रेशन होती है, और टर्बो चार्जर्स इंजन्स के सबसे ज़्यादा करैक्टर यही है कि अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे आप उनको चलाओ तब उनकी माइलेज बेस्ट आती है, बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी, बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। जब आप मैनुअली उसको रेस दे रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो उतनी एक्यूरेसी के साथ आप कांस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो जब क्रूज कंट्रोल लगा होता है, चाहे अडेप्टिव या नॉर्मल क्रूज कंट्रोल, किसी भी गाड़ी के लिए बता रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल में आप 90 की स्पीड मेंटेन करके चल रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी की बेस्ट माइलेज मिलेगी 80-90। ठीक है, कॉटेज, ये क्लास के बारे में आपको पता था? नहीं पता था फीचर के बारे में? क्रूज कंट्रोल के भी अच्छा है ना, एक्सपेक्ट करना नहीं पड़ता, पैडल से पैर हटा सकते हो। तो और अगेन, चाहे मैनुअल गाड़ी हो चाहे ऑटोमेटिक गाड़ी हो, क्रूज कंट्रोल आपको बहुत हेल्प करता है। तो इंजन तो बहुत रिफाइंड है सारे ही, और टर्बो चार्ज की जो पावर की आवाज़ आती है वो तो हर किसी को अच्छी लगती है, क्योंकि टॉर्क विसल है थोड़ी सी, और वो अच्छी आवाज़ वाली है, मतलब नॉइस। ठीक है, वाइब्रेशन हार्शनेस कोई नहीं, बिकॉज ये वाले इंजन किया hyundai जो यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। आई लव दीज इंजन। हाँ, नॉइस इंजन के अलावा और रोड की टायर नॉइस ज़रूर थोड़ी सी अंदर आती है। वो मुझे लगता है कि जो टायर नॉइस है उसको किसी तरीके से अगर कंट्रोल किया जाता ना, तो थोड़ी सी ड्राइविंग की क्वालिटी बढ़ जाती। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा मिस आउट लगता है कि टायर की कांस्टेंट वो आती है इस गाड़ी में, क्रेटा, वरना में वो चीज़ नहीं है। ठीक है ना, इस गाड़ी में थोड़ी आती है। इवन हमने जब रिसेंट सबसे लेटेस्ट चलाई है XUV 3XO, टाटा हैरियर अभी दोबारा से चलाई, एक्सपीरियंस की है, तो उनमें इतनी नॉइस नहीं है एज़ कम्पेयर टू क्रेटा। इवन सस्पेंशन की जो नॉइस है वो थोड़ी सी है, यानी कि जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड पे आवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अगर हम रोड डायनामिक्स की, ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें तो फिर वो सॉफ्टवेयर साइड पे लगती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपको स्पीड ब्रेकर्स में झटके उतने नहीं लगेंगे, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, और हाईवेज पे जो स्टेबिलिटी है वो आपको बेस्ट इन द सेगमेंट नहीं मिलती, बट हाँ अच्छी मिल जाती है। कॉन्फिडेंस रहता है जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे कॉर्नरिंग करते हो, तो इतनी स्टिफनेस तो रहती है। ठीक है, स्टेयरिंग, स्टीयरिंग एक ऐसी चीज़ है, जब हमने पहली बार गाड़ी को चलाया था तब तो फिर भी सही लगी थी, बट धीरे धीरे जब हमने अब और चला रहे हैं ना गाड़ी को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है स्टीयरिंग व्हील को। उसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो वेट कब ज़्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैं बिल्कुल स्लो हो जाता हूँ तो इसको फटाफट लाइट वेट हो जाना चाहिए, बट फटाफट लाइट वेट नहीं होता, थोड़ा रुक के होता है। और जब मेरी स्पीड बढ़ती है, अगेन थोड़ा रिस्पॉन्स, यानी कि हैवी जब होना चाहिए इसको, तो थोड़ा लेट हैवी होता है। अभी भी देखो सॉफ्ट वाले में ही चल रहा है, ये थोड़ी सी स्पीड और बढ़ेगी, अब ये थोड़े से हैवी वाले में आता है। तो ये जो डायनामिक नेचर स्टीयरिंग व्हील की होती है, ये रिस्पॉन्ड थोड़ा सा लेट कर रही है, समझ रहे हो? बहुत माइनर सा फ़र्क है, और ये मुझे नहीं लगता कि कोई और जज कर पाएगा। रिव्यूअर्स जितने होते हैं, हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, क्रिटिक्स, रिव्यूअर्स, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं, जिनको रोज़ रोज़ अलग अलग गाड़ियाँ चलानी है, वो ही जज कर पाते हैं। डेली लाइफ में अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे तब आपको ये शायद ना लगे, लेकिन है बहुत ही छोटी सी चीज़, कोई बड़ा ड्रॉबैक या कोई डिसएडवांटेज या पहाड़ नहीं टूट पड़ा, बहुत ही छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। मेरा बनता है, मेरा फ़र्ज़ है आपके साथ वो शेयर करना, तो मैंने आपके साथ कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है वैसे, लेकिन एक्यूरेसी वाइज ठीक है ना। कंफर्ट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, बहुत तरीके से काम करती हैं, नॉइस भी ज़्यादा जनरेट नहीं करती, इफेक्टिव है और फास्ट भी हैं। डेड पैडल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, तो मेरे को ड्राइविंग में आसान है। ट्रांसमिशन, DCTs ऑब्वियसली ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर उसकी स्पीड है उसमें बेस्ट है, बट DCTs की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, हाई मेंटेनेंस और हाई कॉस्ट। टॉर्क कन्वर्टर हाई कॉस्ट ज़रूर है, लेकिन हाई मेंटेनेंस नहीं है, रिलायबल बहुत रहते हैं, बट अगेन वो उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से स्मूथनेस नहीं प्रोवाइड करते जितना DCT प्रोवाइड करते हैं। बट ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑटोमेटिक में अगर देखें तो टॉर्क कन्वर्टर से बढ़कर और कुछ नहीं है। टॉर्क कन्वर्टर इस वाले में अच्छी चीज़ ये है कि आपको झटके बहुत कम होता है जो महसूस होते हैं, और वो भी सिर्फ ड्राइवर को महसूस होंगे, क्योंकि वो गाड़ी के साथ कनेक्टेड है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है। साथ में कोई पर्सन बैठा होगा तो उसे गियर कब शिफ्ट हुए, कब डाउन हुए, कुछ नहीं पता लगता। थोड़ी सी आवाज़ अगर वो ऑब्जर्व करे साथ वाला बैठा, तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ अब गियर बदला, अब गियर नहीं बदला, या अब गियर अप हुआ या अब गियर डाउन हुआ। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप इस गाड़ी को रखोगे स्पोर्ट्स मोड पे और एक्सीलेट करोगे, तब तो पता लगता है कि जब गियर शिफ्ट हो रहा है, ये गियर शिफ्ट, तब तो सबको पता लगेगा कि गियर शिफ्ट हुआ है। लेकिन वो स्पोर्ट्स मोड में नॉर्मल ड्राइव रखोगे, यानी कि नॉर्मल एक्सलेटेड रखोगे, लाइट फुट या मीडियम फुट भी रखोगे, तब उतना गियर शिफ्टिंग का पता नहीं लगता। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। IVT में येस, वो तो फील होगा, थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट रहता है, बट अगेन उसकी कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस लो है, तो वो उन लोगों के लिए ठीक रहता है जिनका बजट ज़्यादा नहीं है और उनको कंफर्ट चाहिए।
मन में सेफ्टी के बारे में आ रहा होगा तो बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे सारी चीज़ें मिलेंगी। इनफैक्ट एक सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट लगा देता हूँ जो कि बेस वेरिएंट से आपको मिल जाते हैं। कंपनी ने पहले से ज़्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी और रिजिडिटी के ऊपर भी काम किया है, तो भारत एनकैप की क्रैश टेस्ट का इंतज़ार तो मुझे रहेगा और काफ़ी बेटर इसकी रेटिंग आएगी, ये बात तो पक्की है। और अगर टॉप वेरिएंट की बात हो तो उसमें बहुत सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ADAS तो है ही जो कि रेडार बेस्ड है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। 360 डिग्री कैमरा भी, इवन पडल लैंप्स भी मैं सेफ्टी में कंसिडर करता हूँ, और भी बहुत सारे फीचर्स है। तो बेस वेरिएंट की लिस्ट और टॉप वेरिएंट की सेफ्टी फीचर्स लिस्ट आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। अब आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि वेरिएंट कौन सा लेना चाहिए। तो क्रेटा की वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कि मैनुअल में भी आपको ADAS फीचर्स मिल जाते हैं और वैरायटी ही वैरायटी है। 1.5 लीटर का आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी है जो कि मैनुअल और IVT के साथ आता है। IVT इस मामले में बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है बिकॉज उसकी मेंटेनेंस भी कम पे करनी पड़ती है, कम प्राइस पे भी मिल जाता है क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है और वैसे भी IVT की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। प्लस आपको एक ऑटोमेटिक का पूरा आराम मिल जाता है। ठीक है, उसमें एक रबर बैंड इफेक्ट आपको फील होगा, उतनी ज़्यादा एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द DCT, बट फिर भी यार एक अगर आपको पैसे थोड़े बचाने हैं तो IVT ऑप्शन ले सकते हो, मैनुअल भी ले सकते हो, उसमें ADAS भी आपको मिल जाते हैं। दिस इज़ द डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट जो हमने चलाया, और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि जिसकी रनिंग ज़्यादा है, जिसको माइलेज भी चाहिए और ऑटोमेटिक का भी रिलैक्स पूरा कंफर्ट चाहिए, वो मिल जाता है बिकॉज माइलेज इज़ जस्ट सुपर्ब। बाकी पेट्रोल टर्बो के तो वारे नहीं आ रहे, फन टू ड्राइव एलिमेंट तो जिस पर्सन को जैसा इंजन चाहिए वैसा उसको मिल जाता है। ये मुझे क्रेटा की सबसे अच्छी चीज़ लगती है विद सेफ्टी टू, बिकॉज मैनुअल में भी ADAS है। सो रही बात वेरिएंट कौन सा लेना चाहिए, ट्रस्ट मी बेस वेरिएंट लो या फिर सीधा टॉप के ऊपर जंप मारो, बीच के वेरिएंट्स में फंसो ही मत। मैं कहता हूँ बिल्कुल टॉप वेरिएंट्स लो, उसमें ज़रूर आप बाइफरकेट कर सकते हो कि अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड मैनुअल ले लो, अगर आपकी रनिंग थोड़ी सी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने तो IVT ले लो, फन टू ड्राइव चाहिए तो DCT, माइलेज और ऑटोमेटिक के फन चाहिए तो डीजल मैनुअल या डीजल ऑटोमेटिक ले सकते हो। तो ये तो हो गए इसके बेस्ट वेरिएंट्स। आपको क्या लगता है क्रेटा के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ लो, मैं आपको वो भी बता दूंगा। क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, वो भी आप बता दीजिए, मैंने तो अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द क्रेटा लॉन्ग टर्म रिव्यू। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।